ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस बीच जो है बिहार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 मतगणना शुरू हो चुकी है और ऐसे में बिहार के 38 जिलों में 48 मतगणना केंद्र बनाए गए। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बम्पर वोटिंग के बाद आज परिणाम आएंगे सामने। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं और तमाम दल जो है अपने अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जेडीयू की तरफ से कहा गया, पोस्टर जारी करते हुए कहा गया कि कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद सुशासन की सरकार। और इधर जो है महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी दम ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुकेश सर। बिल्कुल गौरव, अभी जैसा कि आपने कहा कि 243 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं और किसी भी वक्त जो है मतदान की मतों की गिनती शुरू हो सकती है। जैसा कि हर एक बार होता है कि मतों की गिनती की शुरू वो बैलेट पेपर से होती है और बैलेट पेपर के लिए जो है जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसकी गिनती करेंगे और उसके बाद हर एक टेबल पे ईवीएम खोले जाएंगे और ईवीएम के बाद जो है ये परिणाम आएंगे बाहर। और उसके बाद जो लोगों की सांसें अटकी हुई है, खासतौर पर गौरव दो लोगों की सांसें अटकी हुई है। एक तो दोनों जो महागठबंधन के बीच में जो सीधा मुकाबला दिख रहा है आपको, उन दोनों के बीच में उनके नेताओं और जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके दम तो एक तरीके से कहे जो उनकी सांसें तो अटकी हुई है, लेकिन उन लोगों की सांसें भी अटकी हुई है जिन लोगों ने एग्जिट पोल किया था। क्योंकि एग्जिट पोल जो इस बार दिखाए गए हैं वो एग्जिट पोल इस तरीके के नहीं है कि जिसमें कि ऐसा हो कि सीधा वो इस तरीके का एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में नजर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे एग्जिट पोल है जो सिंपली जो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल ऐसे भी है जो ये बता रहे हैं आपको कि ये पूरा क्लीन स्वीप है और एक तरफा ये मुकाबला होता जा रहा है। ये एक तरफा मुकाबला क्यों है, किस आधार पे एग्जिट पोल को में एक तरफा मुकाबला दिखाया गया है, किस आधार पे लोग जो है फाइट दिखा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो भी जुड़ेंगे और इसके अलावा जो हमारे फील्ड में जो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं और हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। और मतदान केंद्रों पे किस तरीके की परिस्थितियां, खासकर के गौरव आपने सुबह से बात की होगी 7 बजे से लगातार सुरक्षा कारणों का जायजा लिया गया। और इस बार क्योंकि सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि मतदान के एक दिन पहले कुछ जो नेताओं के बयान आए हैं, जैसा कि सुनील सिंह जो कि एमएलए हैं राजद के, उन्होंने जो कहा कि अगर परिणाम ठीक नहीं आए तो नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। इसको लेकर के भी प्रशासन सतर्क है और मतदान केंद्रों पे और उन सारे संवेदनशील जगहों पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा और भी चीजें हैं जो तेजस्वी यादव ने जो कल ट्वीट किया था और एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पदाधिकारी हैं जो कि मतगणना में लगे हुए हैं, और खासतौर पे आज सुबह में जो ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी मतगणना में लगे हुए हैं वो उनको बड़े अधिकारियों से निर्देश मिल रहे हैं कि वो किसी तरीके से जहां पे लीड है आरजेडी का उसको वहां पर मतगणना जो वो स्लो करवाए। तो एक तरीके से ये जो इंडिकेशन है वो बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट चाहे जैसे भी हो उसका विरोध जो है विपक्ष की तरफ से किया जाना लाजमी है। और इस तरीके के माहौल जो है तैयार किए जा रहे हैं। पहले चरण की जो है कुछ हॉट सीट पर नजर डालते हैं, पहले फेज की जरा आपके ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले चरण में हुए मतदान की हॉट सीट आपके स्क्रीन पर है। राघोपुर विधानसभा से सतीश कुमार यादव और तेजस्वी यादव के बीच में यहां पर मुकाबला अब से कुछ देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में जो है राघोपुर विधानसभा सीट वैशाली जिला लगता है। स्क्रीन पर आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश कुमार यादव यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टाल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आरजेडी से तेजस्वी यादव। बिल्कुल, ये जो हॉट सीट है गौरव, ये राघोपुर में तेजस्वी निश्चित तौर पे वहां पर आगे, जो कि मैं गया था उस सीट पे, तो तेजस्वी के लिए एक माहौल है क्योंकि वो परंपरागत सीट है लालू परिवार की। वहां से कोई भी लालू परिवार का खड़ा होगा वो जो है वहां से जीत हासिल करेगा। इसमें वो सीट जो है मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की कोई मुश्किल वहां तेजस्वी यादव को महसूस नहीं होगी। एक तरीके से वो बीजेपी की कोशिश या एनडीए की कोशिश ये है कि जीत के मार्जिन को कम किया जाए वहां पे, लेकिन जीतना जो है वहां मुश्किल है। तेजस्वी यादव वहां पर एक तरफा लीड जो है वहां पर करेंगे, शुरू से ही लीड करेंगे क्योंकि पूरा जो इलाका है वो माई समीकरण का इलाका है और जो फ्लोटिंग वोट है वो भी जो है तेजस्वी यादव को युवाओं के नाम पे जो वहां पर वोट मिल रहा है। तो वहां राघोपुर से कहे जो बिल्कुल सुरक्षित सीट है वो आरजेडी के लिए राघोपुर। बिल्कुल, वैशाली जिला राघोपुर विधानसभा, सतीश कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से। ये हॉट सीट जो है स्क्रीन पर आपके जो है दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से पहले चरण में जहां पर मतदान की हॉट सीट देखने को मिल रही है। अगली सीट पर जो है नजर डालते हैं और अगली हॉट सीट की जो है बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो बड़े चेहरे हैं वो इस बार जो है उनकी किस्मत का फैसला आपसे कुछ देर में होगा। सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। महुआ विधानसभा, महुआ सीट भी कहे दूसरी तरफ वो भी लालू परिवार की कह सकते हैं या लालू परिवार से बाहर कर दी है तेज प्रताप की सीट। वो वहां से, हालांकि पिछली बार वो राघोपुर से लड़े थे लेकिन राघोपुर से इस बार उनको टिकट नहीं मिला। महुआ से उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी, लेकिन इस बार
परिवार का जो एक तरीके से करें विरोध है वो भी उनको झेलना पड़ रहा है। गौरव, वहां पर आरजेडी ने वहां मजबूत कैंडिडेट दिया है, क्योंकि लोगों को शुरुआत में लग रहा था कि शायद एक नाटक किया जा रहा है तेज प्रताप को बाहर करके परिवार से, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नाटक नहीं, बहुत ही सीरियस लड़ाई वहां पर आरजेडी ने भी अपना अच्छा प्रत्याशी दिया है और लड़ाई उसको हराने की, तेज प्रताप को हराने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन तेज प्रताप वहां से एक तरफा लीड जो है वहां का जो यादव वोटर, बिल्कुल सम्राट चौधरी और जो अरुण कुमार सम्राट चौधरी के बारे में लोग कह रहे थे कि जैसा कि पांडे जो कि प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर ने काफी इनके बारे में, बीजेपी पे जो भी अटैक प्रशांत किशोर ने किया था वो सम्राट चौधरी को आधार बना करके किया था और इसके आधार पर वहां माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वहां से सम्राट चौधरी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है और वहां से जीत रहे तारापुर किसी कोई भी। इस बार के चुनाव में यह देखा जा रहा है गौरव कि कोई भी ऐसी सीट जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, चाहे जो बड़ा नाम है, वो एनडीए की तरफ से वो हारता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुकाबले में है कुछ सीटें, लेकिन वो लीड जो है आप एनडीए को ही वहां पर मिल रहा है। इसलिए सबसे खास बात यह है कि 38 मंत्रियों में से इस बार जो है 26 मंत्री जो है मैदान में अपनी किस्मत का फैसला जो है खुद करने के लिए जनता के बीच में पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जिन मंत्रियों का सीट काट दिया गया नंबर उनके बारे में एनडीए को भी, सरकार को भी इस बात की जानकारी थी कि शायद जो है इनको उस तरीके का समर्थन जनता से नहीं मिले, इसलिए उनके टिकट पहले ही काट दिए गए। इसलिए एनडीए अब बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है कि जो भी मंत्री मैदान में है वो फिर से दोबारा जीत करके आएगा। और मैक्सिमम सीट पे मैं गया था वहां पे गौरव, मैं मैक्सिमम सीट पे मैं कह रहा हूं कि चाहे कोई भी मंत्री जो है वो हारता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, चाहे वो बीजेपी कोटे का मंत्री हो, चाहे वो जेडीयू कोटे का मंत्री हो, चाहे वो संतोष मांझी जो नहीं, आरजेडी तो विपक्ष में है, तो जीतन राम मांझी जो कि उनके सहयोगी, उनका बेटा संतोष मांझी जो है वो भी मंत्री है वहां पे, तो वो भी बहुत कहीं एक तरफा बहुत बड़ी लीड से इमामगंज से इस बार वो वहां पर जीतने वाले हैं। बिल्कुल, लखीसराय की बात कर लेते हैं। लखीसराय विधानसभा विजय कुमार सिन्हा और अमरीश कुमार जो है, बिल्कुल विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी के साथ में, और वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। और वहां पे तो कहीं लड़ाई बिल्कुल जो एक डिवीजन जो बीजेपी चाह रही थी, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवीजन हो जाए, तो वो डिवीजन के बाद जो है यहाँ पे चुनाव हुआ है, तो वो भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। कुछ तस्वीरें आई थी उनके ऊपर जो हमला हुआ था, जिस पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद जो है चर्चा में वो जो है बने रहे थे। बिल्कुल, भाई वीरेंद्र के साथ जो है भी उनका विवाद हुआ था और मुझे लग रहा है कि जिस एमएलसी के साथ उनका विवाद वायरल हुआ था वो एनडीए के पक्ष में जाएगा। और इस बीच जो है बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अपनी सीटों पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर रुझानों से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी दोनों ही जो है अपनी सीट से जो है आगे निकलते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझान ये बैलेट पेपर की अभी गिनती हो रही होगी, तो बैलेट पेपर में आगे पीछे इससे कोई बहुत बड़ा आप अनुमान नहीं लगा सकते यार, किसी कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सीटों पे आगे चल रहे हैं तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि दोनों जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है और वहां से वो जीतेंगे भी। और ये लीड जो मुझे लग रहा है कि शुरुआत से लेकर आखिर तक इनकी लीड बनी रहेगी और वहां पर जाएंगे। हालांकि भी अब हम जो दिखा रहे हैं जो एनडीए 4 पे और महागठबंधन 1 पे और जेएसपी जो है वो 1 पे, जनसुराज पार्टी, तो वो किस जगह से है जरा अगर वो पता चले तो हम कह सकें कि वहां पर क्या सही में स्थिति है। जनसुराज पार्टी अगर कहीं पर लीड कर रही है शुरुआती दौर में बैलेट पे, तो बैलेट से उनको हो सकता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया की पार्टी है और सोशल मीडिया के जरिए बिहार से बाहर जो बिहारी रह रहे हैं उनको जनसुराज का समर्थन है। और जब प्रशांत किशोर जब राजनीति में आ रहे थे बिहार में, तो उससे पहले उन्होंने जो अपनी फील्डिंग की थी, तो उन्होंने बिहार से बाहर जो रहने वाले लोग हैं, जो बिहार में हैं, चाहे जो सिंगापुर में रहने, जो अमेरिका में रहने, चाहे यूरोप में रहने, उन लोगों से भी उनकी बातचीत हुई थी और बाकायदा उनका जो है 1 साल पहले उनका कैंपेन चल रहा था। और इसी सिलसिले में अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटे से भी जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके लंदन में रह रहे हैं, वहां पर भी उनकी बात हुई थी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ उनका फोटो वायरल हुआ था, जिसके बाद से आरजेडी खेमे में बहुत चर्चा थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि कांग्रेस आरजेडी के बड़े नेता हैं वो शायद जनसुराज में जा सकते हैं, इस तरीके की चर्चा थी। लेकिन वो उसके बारे में मैंने बात की थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो रैंडम किसी ने फोटो ले लिया था और हमारे बेटे के साथ प्रशांत किशोर की दोस्ती है और उससे बातचीत हो रही थी और उन्होंने मुझे ऑफर किया था, इस बात को कहा ऑफर किया था, लेकिन हमने सिरे से खारिज कर दिया। और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह भी कहा कि वो अपने बेटे के लिए चाहते थे कि इस बार वो चुनावी राजनीति से हम अलग हो जाए और अपनी जगह अपने बेटे को ले, लेकिन उनका बेटा जो है विदेश में सेटल है, वो चुनावी राजनीति में आना नहीं चाहता, तो इसलिए सेटल हो गया। इसलिए इसी तरीके की बात यह है कि प्रशांत किशोर का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, मुझे लग रहा है कि वो
सोशल मीडिया के जरिए और जो लोग बिहार में के बाहर के हैं और इन्फ्लुएंशियल हैं। जी जी बिल्कुल, सारण की बात कर लेते हैं, जहां पर छपरा विधानसभा से छोटी कुमारी और खेसारी लाल यादव दोनों का मुकाबला। सर, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ सकती है यहाँ से? ये मुकाबला बहुत ही कड़ा है और ये मुकाबला में, इस मुकाबले में आप ये नहीं कह सकते कि जीत किसकी होगी, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है लोकप्रिय है वहाँ सारण जिला में, और खासतौर पे जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसके एक आइकन है, और खेसारी लाल के पक्ष में वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जो छोटी कुमारी है वो भी लोकप्रिय है, क्योंकि एनडीए का टिकट उनके पास है और एनडीए का समर्थन है, इसलिए जो लड़ाई जो है काफी नजदीकी लड़ाई है। और ये सारण जो है, सारण राजीव प्रताप रूढ़ी का क्षेत्र है। राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं और ये आरजेडी का गढ़ भी माना, क्योंकि इस जगह से लालू यादव भी जीत हासिल कर चुके हैं, इस सीट से राबड़ी देवी भी जीत हासिल कर चुकी है, और वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार जो है 2 बार से वहां पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने लालू यादव को वहां पर पटकनी भी दिया है उस सीट पे। तो वहां पर जो वोटर है वो यादव और जो क्षत्रिय वोटर है उनका कॉम्बिनेशन है। मुसलमान वोट वहां पर कम है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट और खासतौर पर युवा वोट है वो लोग किस तरफ जाते हैं इसके ऊपर हुआ, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो है भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं और उनका एक स्टारडम भोजपुर में है वहां पे, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि छोटी कुमारी को बहुत कड़ा मुकाबला वो दे रहे हैं। और इसलिए मैं इस सीट के बारे में सीधे तौर पे नहीं कह सकता कि इसमें खेसारी लाल यादव जीतेंगे या छोटी जीतेंगे, लेकिन ये मुकाबले की सीट है। तारापुर विधानसभा से जो है सम्राट चौधरी जी जो है आगे निकल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अभी जो बैलेट पेपर की काउंटिंग है और इसमें जो है अमूमन जो है निकलते हुए नजर भी आएंगे, और जो आपने बताया कि सेफ सीट मानी जा रही है यहाँ पर उनकी, तो सेफ सीट कह देते हैं, जीतेंगे। लेकिन देखिए बिल्कुल जो क्लीन स्वीप आप कहें तारापुर में उनके लिए है, तो क्लीन स्वीप नहीं है, लेकिन वो एज उनको है। मतलब जब मुकाबले में क्या होता है ना गौरव, की मुकाबले में आप देखते हैं कि लास्ट में जो वोटिंग हुई है परसेंटेज, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता में जो पार्टियां होती है उनके खिलाफ जाकर के वोटिंग होती है। लेकिन इस बार का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसमें 2 बहुत ही प्रमुख रीजन है। पहला रीजन ये है कि छठ के और दीपावली के तुरंत बाद जो है पहला फेज जो है जो मतदान हुआ था, तो बिहार में आप देखिए छठ सबसे बड़ा पर्व है, तो छठ में बिहारी कहीं भी रहे लेकिन छठ में वो अपने घर में जाते हैं, और चूंकि चुनाव सामने था तो लोगों ने अपनी छुट्टी उस तरीके से ली थी अगर हम जाएंगे तो मतदान करके आएंगे। तो फर्स्ट फेज में जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था तो उसमें तो एक कारक ये था कि जो लोग छठ में और दीपावली में गए थे वो लोग वोट करके आए, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। लेकिन जो सेकंड फेज का चुनाव था, सेकंड फेज तक जितने भी लोग काम कर रहे हैं बाहर बिहार के, वो सारे प्राइवेट जॉब में, इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती किसी को। छठ के बाद आप लगातार चाहें 20 दिन की छुट्टी मिले तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेकंड फेज में जो बढ़ा है, सेकंड फेज में चूंकि 11 तारीख को सेकंड फेज का मतदान होना था और 10 तारीख की रात में जो बड़ी घटना यहां पे लाल किला विस्फोट हुआ था, तो लाल किला विस्फोट का जो आकलन है, सेंटिमेंट है, एक तरह से जो डिवीजन जो है एक तरीके से जो था हिंदू मुसलमान का डिवीजन, इस विस्फोट ने करा दिया। और इसकी वजह से जो लोग वोट नहीं भी डालते थे, चाहे घर में 5 वोट है तो 2 आदमी ने दिया, 3 ने नहीं दिया, वो टेंडेंसी खत्म हुई और रातों रात जो है लोगों ने एक तरफा जाकर के वोट किया है। तो जो डिवीजन है वहां पे, जो सेकंड फेज के बाद आप देखेंगे फर्स्ट फेज से ज्यादा लोगों ने वोट किया है सेकंड फेज में, और वो एकदम बिल्कुल कम्युनल लाइन पे है। तो इसमें एनडीए को भी फायदा हुआ है और महागठबंधन को फायदा हुआ है। अगर आप सीमांचल के इलाके में चले जाएं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, किशनगंज की बात करें तो 63% मुस्लिम है वहां पे, आप अररिया की बात करें, पूर्णिया की बात करें, इन सब क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या जो है ज्यादा है और 50% से ज्यादा की लीड वहां पे लिए हुए। तो वहां पर मुसलमान को बांटने के लिए वहां पे ओवैसी वहीं से 5 सीटें 2020 में उन्होंने निकाली थी। लेकिन इस विस्फोट से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो ओवैसी की AIMIM है, क्योंकि मुसलमान जो है इस बार बटा नहीं है इस विस्फोट के बाद से, और एक तरफा खासतौर पे सीमांचल के इलाके में महागठबंधन में जाकर के वोट दिया, वहां पर कम्युनल डिवीजन जबरदस्त हुआ है और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज हाई है। क्योंकि कोई भी इस बार विस्फोट के बाद जो सेकंड फेज हुआ था, कोई भी बंदा घर में 5 वोट है तो 5 के 5 वोट जाकर के पोलिंग स्टेशन पर दिए गए हैं। बिल्कुल। और इस बीच जो है ग्राफिक्स के माध्यम से अगली हॉट सीट पर नजर डालते हैं, लेकिन इससे पहले जो है बड़ी खबर जनसुराज को लेकर जो है निकल कर आ रही है, वो 2 सीटों पर जो है आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और गोपालगंज पर नजर डाल देते हैं, भोरे विधानसभा, जहां पर सुनील कुमार और धनंजय कुमार जो है यहां पर मुकाबला किस तरीके का रहेगा, कैसी टक्कर यहां पर रहेगी, किन मुद्दों को लेकर गोपालगंज की जनता ने किन जो मुद्दों को लेकर मतगणना और मतदान केंद्रों पर जो है पहुंचे। वहां पर लेफ्ट के साथ मुकाबला है, वहां पर जो महागठबंधन से लेफ्ट ने अपना प्रत्याशी दिया है वहां पर, तो मुकाबला जेडीयू के पक्ष में वहां पर जो बात को खबर है उसके हिसाब से जेडीयू के लिए ये मुकाबला भोरे जो है
बिल्कुल क्लीन सीट है, यहाँ पर वो फाइट में नहीं है। जो लेफ्ट देखिए, जो महागठबंधन की जो सीटें हैं ना गौरव, जितनी जिसमें उनके एलाइज लड़ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस लड़ रही है या जहां पर लेफ्ट पार्टियां लड़ रही है, चाहे जहां पर वीआईपी लड़ रही हैं, उन सारी सीटों पे मुकाबला जो है एक तरफा एनडीए के पक्ष में है। क्योंकि राजद ने इस बार कहीं चालाकी ये की है कि सीटें तो दी है अपने एलाइज को, लेकिन वो सीटें दी हैं जो जीतने वाली नहीं है। जीतने वाली सारी सीटें इन्होंने अपने कोटे में रखी ताकि इनका स्ट्राइक रेट जो है वो प्रभावित नहीं हो। तो इन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास आएगी। सिवान, अगर बात की जाए सिवान पर, जहां पर मंगल पांडे और अवध बिहारी चौधरी यहां पर हैं, और अगर बात की जाए वोट परसेंटेज की तो 57.41 के आसपास यहां पर जो है मतदान हुआ। और इसको लेकर क्या जो है आपका ओपिनियन है? ये जो सीट है ना, ये सीट पहले मंगल पांडे के खाते में क्लीन होती दिख रही थी, लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को भी टारगेट किया था और करप्ट नेता बताया था और उन पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो उसके बाद से ये जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो भी पुराने वेटरन लीडर हैं, वहां पे विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व के मंत्री रह चुके हैं और जेडीयू में भी वो थे शुरुआती दौर में। तो उनका एक अच्छा वोट बैंक है, बेस है, और वो जो सीट है ना वहां पे महागठबंधन के वोटर भी हैं वहां पे, इसलिए वो सीट आप क्लीन नहीं कह सकते। लेकिन एज जो है मंगल पांडे की तरफ जो है वो एज है, वो जीत सकते हैं वहां से, सिवान से उधर जाता हुआ नजर आ रहा है। महाराजगंज की अगर बात की जाए, रघुनाथपुर विधानसभा की अगर बात, रघुनाथपुर में शाहबुद्दीन का बेटा जो साहेब है, जो साहेब खराब हुआ है वहां से। और सबसे बड़ी बात है कि साथ जो इसको लादेन, क्या तो नाम है उसका, किसी आतंकवादी के नाम पे नाम रखा है उन्होंने अपने, ओबामा साहेब, तो ओबामा को उसने दिया। और देखिए वो क्या है, राघोपुर की सीट निश्चित तौर पे जो है वो आरजेडी जीतेगी वहां से, और वो ओबामा जो वो जीत रहा, और वो सीट सिटिंग थी। आरजेडी ने पहली बार, पिछली बार भी 2020 में भी वो सीट इनके खाते में थी, और जिस विधायक को काट करके साहब को सीट दिया गया है, वो उनका कहना यह है कि ये सीट मुझे शहाबुद्दीन के कारण मिली थी, उन्होंने मुझे नेता बनाया था, इसलिए मैं अपने बेटे को, वो उसकी सीट है और मैं उसे वापस कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं माई समीकरण को एक तरह से कहें जो मजबूत करता हुआ सीट अगर कोई देखे तो बिल्कुल ये जो सीट है वो माई समीकरण को पूरी तरीके से मजबूत करता है। और यहाँ पे साहेब जो है वो बिल्कुल जीत वहां पर हासिल करेंगे वहां पे, और उनके लिए जीत में कोई मुश्किल नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजधानी की सीटों पर अगर नजर डाल लेते हैं, पटना जिला से बांकीपुर विधानसभा, जहां पर नितिन नवीन और रेखा कुमारी आमने सामने, यहाँ पर नितिन नवीन एक तरफा जीत रहे हैं यहाँ से, दानापुर से उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। वो परंपरागत सीट बीजेपी की है, और बीजेपी का जो कायस्थ वोटर है वहां पर कंसंट्रेट है, और चूंकि वही एक सीट है पटना जिला में, 2 कायस्थों की सीट थी गौरव, उसमें से जो एक कुम्हरार की सीट थी, तो कुम्हरार पे कायस्थ को हटा करके कुशवाहा को वहां पे दिया गया है, तो उसके लिए कुम्हरार सीट पे थोड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। तो वहां भी हालांकि बीजेपी जीतेगी, लेकिन जीत हार का मार्जिन जो है वो थोड़ा कम वहां पे होगा, क्योंकि कायस्थों ने नाराज होकर के वोट जो है अगेंस्ट में किया है, बीजेपी के अगेंस्ट में जाकर के, जो केसी सिन्हा, प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी थे, तो केसी सिन्हा को वहां पर वोट गया है वहां पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुम्हरार में थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन नितिन नवीन दानापुर से एक तरफा जो है वो जीत हासिल करेंगे वहां पे। और अगर बात की जाए शुरुआती रुझानों की, तो महागठबंधन यहाँ पर 9 यहाँ पर सीटों के साथ में बीजेपी 6 और जेडीयू 2, अगर एनडीए की टोटल देखा जाए तो 15 सीटें। हाँ, लेकिन देखिए नीचे में आपने दिखाया है कि महागठबंधन 9 पे आगे है, लेकिन इधर किस पार्टी में कौन आगे है ये इधर मुझे दिख नहीं रहा। तो मुझे अपने पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार आरजेडी कांग्रेस वीआईपी में भी ये बताएं कि आप महागठबंधन में 9 लीड दिखा रहे हैं, तो वो किस पार्टी में कितना है वो भी जरा दिखाएं, तो पता चले कि कौन सी पार्टी जो है कहां पे लीड पे है। बिल्कुल जरा उनके सीटों के सामने जो रखे, कौन सी पार्टियों के सामने जो है, जो रुझान अभी आपको दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये रुझान बदलेंगे, और ये इतना कम गैप नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो इस बार जो एनडीए अगर जीत रही है ना, तो वो क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो 121 सीटों पे गौरव जो चुनाव हुआ था, वो 121 सीट पे कुछ सीटें मुकाबले की थी, जैसा लग रहा था कि फाइट हो रहा है, जीत हार का मार्जिन जो है वो कम होगा। लेकिन सेकेंड फेज में चूंकि ब्लास्ट हो गया था, ब्लास्ट के बाद से जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो एक तरफा स्वीप कराया है एनडीए को। तो जो सीटें, और अगर 2020 का चुनाव को अगर आप देखें तो 2020 में जो सेकंड फेज की जितनी भी सीटें थी वहां पर आरजेडी को लीड मिला हुआ था, महागठबंधन को लीड था वहां पे, लेकिन वो सीटें जो है इस बार एनडीए के खाते में आ रही है। तो ये जो मुकाबला है एक तरफा सेकंड फेज के सीटों को लेकर के, ये मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा होता दिख रहा है मुझे। अगर पहले चरण में मतदान की सीट अगर भोजपुर जिला की अगर बात की जाए, तो ब्रह्मापुर विधानसभा, हुलास पांडे और शंभुनाथ यादव, यहां पर किस तरीके से देखते हैं? चूंकि नो डाउट अबाउट इट कि यहां पर सेंटिमेंट क्रिएट हुए, आपका जो ये धमाका हुआ सेकंड फेज में, जो है लोगों के सेंटिमेंट जागे और मतदान किया,
तो इस बार जो है इनकी अगर बात की जाए, ये जो भोजपुर का जो इलाका है ना, वो कहते हैं क्षत्रियों का, राजपूतों का इलाका है, और यहाँ पर यादव और राजपूत का समीकरण है। तो इसलिए आप देखेंगे शुरू से जब लालू यादव की सरकार थी बिहार में, तो लालू यादव ने माई समीकरण के साथ फॉरवर्ड में राजपूत का बड़ा बैलेंस रखा था, और उसी सोशल इंजीनियरिंग के बूते उन्होंने 15 साल तक बिहार में जो है शासन किया था। लेकिन ये भोजपुर का जो सीट है, यहाँ पर लोकसभा में की सारी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में है, एनडीए के खाते में है। लेकिन समीकरण जो है विधानसभा में जो है माई समीकरण और राजपूत, यहां पर डिपेंड करता है कि जो क्षत्रिय वोट है वो किस तरफ जा रहा है। और क्षत्रिय वोट जो अभी चूंकि राजीव प्रताप रूढ़ी और जो दूसरे राधा मोहन सिंह वगैरह हैं, इन लोगों ने काफी अच्छा वहां पे प्रचार किया था, मोदी जी की सभा भी वहां पर हुई थी। तो यहां पर बीजेपी के वोटर है, यहां पर कास्ट लाइन से अलग हटके, चूंकि ये सेकंड फेज का चुनाव हुआ, भोजपुर में फर्स्ट फेज में होता तो मैं मानता कि यह मुकाबले की सीट है। नालंदा जिला मोकामा में अनंत सिंह सर एक तरफा अनंत सिंह जो है, सुरजान सिंह की भाई बीबीना देवी हैं, दोनों बाहुबलियों की टक्कर आपस में, ये मुकाबला दंगल टाइप का लग रहा है। और लेकिन ये जो मर्डर जो वहां पे हुआ, जिसमें अनंत सिंह अभी जेल में है, और चुनाव के दौरान जो कहें जो ये घटना हुई थी, लेकिन अनंत सिंह को देखिए, अनंत सिंह है आरोपी है, वो बाहुबली है, अपराधी है, मैं उन्हें अपराधी मानता हूं, वैसा नहीं, उस पर जो केस है कोई गलत नहीं है, लेकिन उनकी छवि क्षेत्र में रॉबिन हुड की है। तो रॉबिन हुड क्या करता है कि भाई समाज से लूटता है, अमीरों से लूटता है, गरीबों को बांटता है। तो इसी तरीके की छवि उसकी है। आप अगर मोकामा कभी गए हो तो आप वहां महसूस करेंगे, आप अगर जाएं और अनंत सिंह के नाम से, अनंत सिंह के यहाँ आप चले जाएं, आपको कोई भी अगर दिक्कत है तो वो आप वहां से खाली हाथ नहीं आएंगे। तो अनंत सिंह ने वो छवि अपनी बनाई है, और बहुत ही फक्कड़ किस्म का व्यक्ति है, कुछ भी बोलता है लेकिन दिल का साफ है, लेकिन अब अपने विरोधियों को छोड़ता नहीं है। और ये जो मर्डर हुआ जिसने किया था यादव की जो रीतलाल जो है, वो भी कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड के नहीं थे, वो भी अपराधी पृष्ठभूमि के थे, लेकिन लगातार जो पकड़ बनाए हुए, लगातार कि यहाँ पर जो है जीत दर्ज करते हुए इतनी आश्वस्त तरीके से, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने उसके बारे में जो है बहुत सारी चीजें स्टोरी पढ़ी, लेकिन वो बिल्कुल आश्वस्त नजर आते हैं। जीत तो तय है, जीत तय है। देखिए जब वो जेल गए थे तो उसके बाद जो ललन सिंह है, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, वो जाकर के उसी अंदाज में उन्होंने वहां पर वो किया था। और वो भूमियार जो कहते हैं ना, भूमियारों की मतलब प्रतिष्ठा वाली सीट है, और भूमियारों का समर्थन जो है अभी बीजेपी को है, और उनको इस बार टिकट बंटवारे में भी उनको अच्छी खासी हिस्सेदारी दी गई है, इसलिए उनकी नाराजगी नहीं है। उनकी नाराजगी एनडीए से नहीं है, बीजेपी के नेताओं से नहीं है, जेडीयू के नेताओं से नहीं है, और ललन सिंह वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सीट है, ये भी मुझे लगता है कि 12 से 15 हजार के बीच में लीड करेंगे वो अनंत सिंह, और कोई मुकाबला नहीं। अगर बात की जाए नालंदा, जहां पर जो है नीतीश कुमार का ग्राम जिला भी कहा जाता है, और ऐसे में जो है अरुण कुमार और अनिरुद्ध कुमार जो है यहाँ पर जो है टक्कर किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या यहाँ पर जो है पकड़ बना पाएगी, किस तरीके की मजबूती? देखिए, बख्तियारपुर हो, नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, ये सारी चीजें ये जेडीयू का पूरा है। हालांकि ये सीट जेडीयू को नहीं मिली, ये सीट शायद मुझे लगता है कुशवाहा को, या मुझे लगता है कि इसको मिला है, चिराग पासवान को ये सीट मिली है। तो ये सीट जो है वो जीतेंगे, लेकिन चिराग पासवान चूंकि पिछली बार 2020 में नीतीश कुमार से अलग लड़े थे, और नीतीश कुमार को हरवाने में जो 35 से 36 सीटें जो नीतीश कुमार हार करके तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, तो उसमें चिराग पासवान का जो रोल था, तो उसको लेकर के कुछ विरोध जो है वहां के जेडीयू के कार्यकर्ता में था कि चिराग पासवान की सीट हम निकाल, लेकिन लास्ट में सारी चीजें मैनेज, वहां पर नीतीश कुमार ने प्रचार भी किया है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक डाउट था कि शायद जेडीयू के कार्यकर्ता या वोटर नहीं ये करेंगे, लेकिन मोदी के नाम पे देखिए ऐसी जितनी भी सीटें हैं ना गौरव, वो सारी की सारी सीटें जहां पर लग रहा था मुकाबले में, वो जो वोटर से अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं, मैं प्रत्याशी को नहीं, मैं मोदी के नाम पे डाल रहा हूं, मैं योगी के नाम पे डाल रहा हूं। अगर बात की जाए तो ये सीट जो है अपने आप में जो है चर्चा में रही है इस बार जो है, चाहे वो क्षेत्र के हिसाब से बात करूं या फिर यहाँ पर मैथिली ठाकुर जो है अपनी तरफ से उतारी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गौराबोराम जो है ना, गौराबोराम संजय सरावगी नहीं, ये गलत लिख दिया है मुझे लग रहा है, संजय सरावगी है। गौराबोराम से जो है वो, इसको आप एक बार मैं टीम से कहूंगा दुरुस्त कर लें, गौराबोराम से वहां से संजीव जी हैं वहां पे, जो कि पूर्व कमिश्नर है, और ये सीट जो है कायदे से वीआईपी के खाते में थी, लेकिन वीआईपी तो भी एनडीए के खाते में थी।
तो ये सीट जो है अब बड़ा मतलब अब सुजीत कुमार के की वाइफ जी भी हैं हाँ, यहाँ पर तो ये सुजीत कुमार की जो पत्नी है हाँ। वो पहले यहाँ पर विधायक थी, लेकिन इस बार पत्नी ने नहीं, पति इस बार लड़ रहे हैं, वीआरएस लिया है उन्होंने। वो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो। आपने उनसे बात भी की तो उन्होंने वहां पर लिया। लेकिन ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है ना यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है, जो आरजेडी का सिंबल आप देख रहे हैं, वो आरजेडी का सिंबल उन्होंने सीट बंटवारे से पहले दे दिया था लालू ने, और जब सीट का बंटवारा हुआ तो वो सीट गई महागठबंधन यानी साहनी के खाते में। तो साहनी जो है लास्ट दिन में उनको अपना नाम वापस करना पड़ा और वहां पर मुकाबले में अफजल अलीनगर विधानसभा यहाँ से मैथिली ठाकुर विनोद मिश्रा। देखिए दोनों के अगर उम्र का फासला अगर करें तो कम से कम 55 साल का अंतर जो है। जहां ये सबसे बुजुर्ग विनोद मिश्रा है, वहीं पर मैथिली ठाकुर बिल्कुल बच्ची। सबसे मुझे लगता है कि इस विधानसभा में सबसे छोटी जो है वो मेरे ख्याल से वो है। देखने को मिला नहीं, लेकिन मैथिली ठाकुर जीत जाएंगे जो यहाँ पर अपनी सीट को निकालते हुए। और ये संजय सरावगी के साथ जो मुकाबला है, हाँ काफी लोकप्रिय है। और उसका उस क्षेत्र वो नानी गांव है उनका, जो अलीनगर है, अलीनगर उनका नानी गांव है और उनको भरपूर समर्थन वहां पे मिल रहा है और उन्होंने मेहनत बहुत की है और युवा है। हाँ, कि जैसे हम जो है चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहले नाम बदलने का काम करेंगे। देखिए वो तो बीजेपी का एजेंडा, वो उनका एजेंडा नहीं है। उनको जैसा बताया जा रहा है वैसा वो कर रही हैं। और ये जो दरभंगा की सीट आप दिखा रहे हैं संजय सरावगी वाली, ये सीट काफी दिलचस्प है। ये संजय सरावगी लगातार छठी बार इस बार वहां से मतलब मुकाबले में है। 5 बार से लगातार वो विधायक हैं, मंत्री भी हैं अभी वहां पे। और इनको उमेश सहनी से जो टक्कर मिली है, क्योंकि उमेश सहनी बहुत क्लीन छवि के व्यक्ति है। उमेश सहनी पे किसी भी तरीके का दाग नहीं है, पहली बार है। बहुत ही मतलब कहें जो अच्छे व्यक्ति जिसको आप कह सकते हैं ना, वो जो पहले चरण में हुए चुनाव की वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो है नजर डाल लेते हैं। महुआ में 62% और बाढ़ की अगर बात की जाए 59%, और बख्तियारपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर मतदान जो हुआ 62%, बांकीपुर 40%, दानापुर की बात की जाए तो 55% के साथ जो है मतदान हुआ। और जो वोट परसेंटेज है वो लगातार यहां पर इंक्रीज होती हुई, महुआ में 62%, फिर उसके बाद बात की जाए सोनपुर की 65%, लगातार इंक्रीज हो रही है सर। बिल्कुल लगातार इनकी। और 1951 के बाद से जो है ये एक इतिहास है कि इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कभी नहीं रहा है बिहार में चुनाव के दौरान। वहां पर हमेशा जो है 60 के आसपास जो है वोटिंग हुई है, लेकिन इस बार 60 के आंकड़े को जो है पार कर दिया है। और दो चीजें, दो जो मैंने फैक्टर बताए, एक छठ वाला फैक्टर, एक बार इस बार चुनाव आयोग ने भी बहुत अच्छा कैंपेन किया था। और चुनाव आयोग ने ये जो सफलता आप देख रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो ये सफलता चुनाव आयोग की है। केवल पॉलिटिकल पार्टी को या जो कास्ट इक्वेशन या सरकार के पक्ष में या प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, इसका केवल रीजन नहीं है, इसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका है। उसने जो मतदाता जागरूकता वाला जो मामला वो है। और एक जो है एक चीज और, जो एसआईआर का जो मुद्दा था, बिल्कुल तो एसआईआर के मुद्दे पे क्या था, लोगों को लग रहा है मेरे वोट कट गए, या जिनका लगता था कि मेरे पास कार्ड है लेकिन ये सही है कि गलत है, भाई तब पता चलेगा जब मैं वोटिंग करने जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही मिले जी नहीं भाई ऐसा, क्योंकि विपक्ष ने बहुत जबरदस्त कैंपेन किया था। और ये एक जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे कारण यह भी है कि इस बार एनडीए से अगर नजर डाल लेते हैं 57%, छपरा 56%, सोनपुर की अगर बात की जाए 65%, 65%, और सोनपुर 65% के साथ सिवान 57%, रघुनाथपुर 51%। ये पहले चरण में हुए चुनाव की वोटिंग प्रतिशत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको समझाने की कोशिश किस तरीके से जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है मतदान यहां पर हुए। लोग निकले, मतदाता जो है निकलकर बूथों तक पहुंचे और चुनाव किया। महाराजगंज 60%, तारापुर 59%, हाजीपुर 62% के साथ। तो अभी महुआ की अगर बात की जाए तो 55% के साथ यहां पर मतदान हुआ। राघोपुर की अगर बात की जाए 64% के साथ मतदान। और ये पहले चरण का चुनाव ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस बार जो बिहार की जनता ने लगातार जो है यहां पर जो अवेयरनेस दिखाई है सर। भोरे में 61%, अब ब्रह्मापुर में जो है 58, लखीसराय 61% के साथ जो है मतदान हुआ। लगातार जो है आंकड़े इंक्रीज होते हुए। अगर महत्वपूर्ण सवाल पर अगर नजर डालें तो 2020 से 2025 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप, जो है क्या इस बार जो है इंपैक्टफुल साबित होते हुए नजर आ रहा है? बिल्कुल सही सवाल है आपने कि 2020 और 2025 के चुनाव को अगर आप कंपेयर करें तो दो चीजें, एक तो वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा है, लोगों ने इस बार बहुत बड़ी संख्या में हिस्सेदारी की है लोकतंत्र के इस महापर्व में। और जो अंतर मैं कहूंगा कि अगर इक्वेशन की बात करें कि 2025 का चुनाव जो है वो चिराग पासवान एनडीए में जो थे, चिराग पासवान के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और उन्होंने अकेले चुनाव लड़के सीटें उनको केवल एक मिली, 243 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, केवल एक सीट जीत पाए थे और वो विधायक भी जाकर के बाद में जेडीयू में मिल गया। लेकिन उन्होंने 36 सीट जो है जेडीयू को
हरवा दिया था। सर, ये दिल्ली हेडक्वार्टर से जो तस्वीरें जो है स्क्रीन पर आ रही है, जहां पर देखिए यहाँ मिठाई भंडारे का जो है व्यवस्था होने लग गया, यानी कि जीत का जो है आश्वासन जो है पूरी तरीके से इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं झलकता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो रुझान हमारे पास आ रहा है, रुझान में तो बिल्कुल क्लोज फाइट जो है अभी दिख रहा है। 49 और 40 का जो ये जो आंकड़ा है, तो ये शुरुआती रुझान है। और अगर ऐसा रहा तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट ये जो जलेबियां इधर से उधर भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर अगर बात की जाए रुझानों की तो 49 पर एनडीए और महागठबंधन, देखियो एनडीए की संख्या लगातार बढ़ती हुई 51 पर पहुंचती हुई और महागठबंधन 40 पर बात कर रहा है। और यहाँ पर आरजेडी 19, कांग्रेस 5 और वीआईपी के खाते में अभी 0 है। लेकिन एआईएमआईएम की अगर बात की जाए तो वहां पर एक सीट के साथ जो है आगे निकलता, सीमांचल से जो है खासतौर पर आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। कौन सी सीट है? अगर ये सीट होगी तो किशनगंज की होगी, अदरवाइज मुझे उनके फेवर में कोई सीट दिख नहीं रही है। और ब्लास्ट के बाद का जो इक्वेशन है, मुझे लगता है कि उसमें ओवैसी के खाते में कोई सीट नजर मुझे नहीं आ रही है। ये रुझान हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ 1-2 टेबल पे जो है उनको, क्योंकि अभी तो पहले टेबल की गिनती शुरू हुई होगी, तो पहले टेबल की गिनती के बाद से आप ये नहीं कह सकते कि ये लीड आगे भी रहेगा। ये लीड मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद से जो है लीड बदल जाएगा और चीजें जो है वो आपको रियल जो है ना, वो आपको कम से कम 7 राउंड के जब गिनती जब हो जाती है ना, तो 7 राउंड के बाद जो लीड होता है ना, वो लीड फिर पीछे नहीं आता है। बाकी 7 राउंड तक आगे पीछे जो है वो होता रहता है। और 7 राउंड के बाद जो है वो लीड जो ले लेता है, और खासतौर पे विधानसभा चुनाव में 5000 की लीड अगर आपने ले ली 6 राउंड के बाद से, तो फिर आप समझो कि आप जीत गए हो, क्योंकि मिरेकल ही होगा जो किसी एक बूथ पे पूरा का पूरा वोट जो है किसी एक प्रत्याशी को चला जाएगा और फिर वो वहां से जीत हासिल करेगा। तो मुझे लगता है ये शुरुआती रुझान है और बहुत ज्यादा 15 सीटों का अंतर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जो होगा ये 15 सीटों का अंतर नहीं, मुझे लगता है कम से कम 70-80 सीटों का अंतर दोनों में होना चाहिए मेरे अनुमान के हिसाब से। बिल्कुल, देखिए जो भी है ना, ये लोगों को लग रहा है कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन ये लड़ाई चूंकि महागठबंधन से ही है, लेकिन फर्स्ट फेज में जो सीटें आएंगी ज्यादातर वो सीटें फर्स्ट फेज में आएंगी इनको। सेकेंड फेज में जो लीड इनको मिल रहा था वो लीड इनका खत्म हो गया है और सीमांचल से केवल इनको लीड मिलेगा। तो वो फाइट में तो है, मतलब 50-60 के आसपास जो है महागठबंधन की सीटें रहेंगी। बिल्कुल, दर्शकों को सीधे दरभंगा लिए चलते हैं, जहां पर पप्पू नायक हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां की तस्वीरें जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ अपडेट पप्पू नायक से मिलता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू, क्या कुछ जो है तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके के रुझान शुरुआती तौर पर जो है आपको समझ में आ रहा है, क्या समीकरण किस ओर जो है संकेत देते हुए नजर आ रहा है? दरभंगा में बैलेट मतगणना की गिनती शुरू हो गई है जी। और जहां तक अभी पता चला है कि हायाघाट और यहाँ अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे है दरभंगा में। और खास करके अभी जो बिहार में जो मतों की गिनती शुरू हुई है, ईवीएम 8:30 बजे से खुलना शुरू होगा, जैसा भी जानकारी मिली है। तो आप जब ईवीएम नहीं खुलता है तब तक आप कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और जो पता चल रहा है कि इस बार जनता ने किसी को भी आसानी से जीत देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और पूरे बिहार में जो 46 मतगणना केंद्रों पे मतों की गिनती हो रही है, उस मतों की गिनती में सभी लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं। और खास करके प्रशासनिक चाक चौबंद काफी चुस्त और दुरुस्त है, किसी भी व्यक्ति को बिना पास के जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इतनी टाइट व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। जी गौरव। पप्पू, आपने कहा कि आधे घंटे तक जो है पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और अभी तक ईवीएम खुला नहीं है। तो ये जो रुझान हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे या जो दिख रहा है, ये केवल बैलेट बॉक्स का नहीं बल्कि जो ईवीएम है उसका रुझान नहीं है, ये पोस्टल बैलेट जो है उसका रुझान है। जी, मैं भी बता रहा हूँ कि दरभंगा जिला में जैसा जानकारी मिली है प्रशासनिक सूत्रों से 12,000 पोस्टल बैलेट पड़ा है, वो पूरे 10 विधानसभा में। तो 12,000 पोस्टल बैलेट की गिनती में थोड़ा समय लगता है और पोस्टल बैलेट के रुझानों में अभी पता चला है कि 2 जगह से एनडीए आगे है और सीटों की स्थिति अभी क्लियर नहीं आई है। जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी तो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं आज इतना बता रहा हूँ कि जो नया समीकरण MY मतलब महिला और युवाओं ने जो जम के वोट किया है, बिहार में आजादी के बाद पहली बार इतनी % वोट हुआ है, इससे सभी खेमे में हलचल बढ़ी हुई है, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि यह रिजल्ट किसके पक्ष में गया है। आपने पप्पू कहा कि माई समीकरण, ये दोनों के माई अलग अलग हैं। महिला और युवा एनडीए का माई है, तो मुस्लिम और यादव जो है वो महागठबंधन का माय है। इसमें जरा सा फर्क बताएंगे, दोनों के पास माय है, दोनों के पास MY है। बिल्कुल, आपने सही कहा
कि जो महागठबंधन के पास एमओएस समीकरण जो मजबूत आधार और मजबूत स्तंभ बिहार में है, क्योंकि 16% यादव है और 18% के आसपास मुस्लिम है, तो ये 30% के आसपास जो 32% के आसपास वोट आता था, ये एक मजबूत स्तंभ महागठबंधन के पास पिछले 25-30 वर्षों में, मतलब 3 दशकों से वो इससे सत्ता के आसपास रही है। अब एनडीए ने एक नया एमओआई का संधि नाम दिया है, महिला उम्मीदवार। आप जैसा जानते हैं कि 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10,000 रुपया गया है, तो वो महिला हुआ और युवाओं को रोजगार के लिए इस बार का जो चुनाव हुआ है, अमित शाह ने अंतिम दिन, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में कहा था कि बिहार में 5 चीनी मिलें सरकार बनने के 1 साल के अंदर चालू होगी। तो ये कहीं ना कहीं इस बार की जो सरकार बनेगी या एनडीए सरकार सत्ता में वापस आती है, तो इस बार निश्चित रूप से उद्योग काम किया जाएगा। और इस बार चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं पूरा उद्योग पे रहा है और युवाओं को रोजगार पर रहा है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और इस बीच जो है हम दूसरे चरण के फेज पर अगर बात की जाए तो हॉट सीट पर नजर डालते हैं। ये जो है पश्चिमी चंपारण से स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर है। दूसरे चरण में मतदान की हॉट सीट आपके स्क्रीन पर, जहां पर वाल्मीकि नगर विधानसभा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह और फिर रिंकू सिंह, और दूसरी तरफ से जो है कांग्रेस के जो है उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद जो है मैदान में है। सर, किस तरीके की जो है यहाँ पर बीजेपी की परंपरागत सीट है ये, यहाँ पे नहीं। आप देखिए, जब 2005 में नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी और न्याय यात्रा लेकर के चले थे, तो वो बगहा से लेकर के मुजफ्फरपुर तक पहले फेज की उनकी यात्रा थी, और ये इसी क्षेत्र में पड़ता है, बगहा जो चंपारण में पड़ता है, और वहां से लेकर की थी। तो ये पूरा जिस रूट से नीतीश कुमार आए थे, वो सारी जो रूट की जितनी भी विधानसभा सीटें थी, वो सभी एनडीए के खाते में 2005 के अक्टूबर में, हालांकि जो फरवरी 2 चुनाव हुए थे 2005 में, जब फरवरी में चुनाव था तो पूरी तरीके से इनके पास बहुमत नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री बने थे ये। 7 दिन में सरकार गिर गई थी वहां पे, क्योंकि इनके पास जो रामविलास पासवान जो सबसे ज्यादा 29 सीट लेकर के आए थे, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था किसी भी पार्टी को, क्योंकि वो जिसको समर्थन देते उनकी सरकार बनती। लेकिन रामविलास पासवान ने वहां पर शर्त रख दी थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री को ही हम देंगे समर्थन, और इसके लिए वहां सरकार किसी को समर्थन उन्होंने नहीं दिया, और सरकार जो गिर गई। उसके बाद अक्टूबर में फिर चुनाव हुए, तो भारी बहुमत से जो है नीतीश कुमार जो है जीत करके आए वहां पे। उसके बाद से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो इलाका आप दिखा रहे हैं, बेतिया है, पश्चिम चंपारण का बगहा है, चाहे वाल्मीकि नगर है, ये सारी चीज जो सीटें हैं वो एनडीए के प्रभाव वाली सीट है। 2020 में भी वहां पर से ऊपर जो है मतदान यहाँ पर रिकॉर्ड, बिल्कुल 69% हुआ है यहाँ पे। और यहाँ एनडीए का जो है दबदबा है यहाँ पे, और मोदी जी की भी सभाएं इस क्षेत्र में हुई है, योगी जी की भी सभाएं यहाँ पे हुई हैं। तो सीएम यहाँ पर बेतिया से देखिए सर, रेणु देवी और जो है बंसी अहमद। रेणु देवी की सीट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल में रेणु देवी हैं वहां पे, उनको मुकाबला अच्छा मिला, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी रेणु देवी को सीट वहां बदलने की बात चल रही थी वहां पे, तो उनका सीट बदला नहीं गया। तो लोग, कुछ स्थानीय जो वहां पर कार्यकर्ता है, वो इनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जीत जाएंगी ये क्लोज से, लेकिन इनके जीत हार का अंतर कम होगा। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखा था यहाँ से लोगों से। वाल्मीकि नगर तो क्लीन है, यहाँ से जो रिंकू है वो रिंकू सिंह यहाँ से बहुत ही आराम से यहाँ पर जीत रहे हैं। वाल्मीकि नगर बीजेपी जीत रही है, इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, जो वाल्मीकि नगर में कुछ दिक्कत नहीं है। बात की जाए तो इस बार हॉट सीटों की अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पर जो है स्टार प्रचारकों ने प्रभावित किया है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की ये खासियत है, या बीजेपी की ये कहें जो स्ट्रैटेजी नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है ना, सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक है उनके पास। अब अगर आप आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में स्टार प्रचारक के नाम पे जो है केवल तेजस्वी यादव है। लालू यादव और राबड़ी देवी कहीं प्रचार करने के लिए गई नहीं, केवल जनसंपर्क में थोड़ा रहे। जो मीसा है, वो मीसा थोड़ा बहुत आसपास में उनको वो कई वोट करने के। इन दो के अलावा राजद में कोई भी वैसा फेस नहीं जिसे आप स्टार प्रचारक कह सकते हैं। पूर्व मंत्री वगैरह हैं, लेकिन वो स्टार, उनका वो क्रेज जो है जनता के बीच में नहीं है। लेकिन अगर आप बीजेपी करें तो बीजेपी में तो स्टार की एक लंबी फहरिस्त है। आप कहें 100 से ज्यादा स्टार प्रचारक हैं, उनमें तो ये लड़ाई होती है किसको रखें किसको नहीं रखें। बीजेपी रूल के स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी केंद्र के जितने भी नेता हैं वो स्टार प्रचारक हैं, और बिहार से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सारे वहां स्टार प्रचारक हैं। इसके अलावा जो उनके जो दिल्ली में जैसे मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी भोजपुरी के स्टार हैं, और भोजपुरी फिल्म स्टार इस बार बहुत हर एक पार्टी से जो है इसमें अपना भाग
भाग्य आजमा रहे हैं इस चुनाव में, बहुत अच्छी भूमिका में, हर एक पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो उनको रिझाने के लिए वो है रवि किशन है। रवि किशन भी यहाँ पे आते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं। मैथिली ठाकुर अपने आप में स्टार है और वो चुनाव भी लड़ रही हैं, तो हालांकि वो दूसरे जगह दूसरे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं गई, अपने क्षेत्र में वो प्रचार करती रही, तो स्टार प्रचारक जो है तो प्रभाव तो डालते हैं। अब योगी जी की सभा का मैं एक जिक्र करूं आपको, मैं दरभंगा में था, वहां पे जो शहरी, तो वहां पर एक दिन के बाद योगी जी आने वाले थे, प्रशासनिक तैयारी हो रही थी, मैदान का पुनरीक्षण हो रहा था, तो जितने प्रशासन के लोग थे, मुझे बच्चों में क्रेज, मुझे लगता है कि पूरे आसपास के गांव के, मतलब 8-10 गांव के सारे बच्चे वहां पहुंचे हुए थे। वो वोटर नहीं थे, बच्चे थे बिल्कुल, लेकिन योगी के नाम की जो एक कहे जो क्रेज जो है योगी के नाम का, वो बच्चे और महिलाएं वो देख दें, जबकि आने वाले कल हैं, वो आज आने वाले भी नहीं है, लेकिन वहां से क्रेज कल आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, तो उनकी जो एक तरीके से कहें, जो योगी जी का जो कद है और योगी जी की जो लोकप्रियता है बिहार में, खासतौर पे यूपी और बिहार में, वो निश्चित तौर पे बीजेपी को जो है वो पे करेगा। और सेकंड फेज में तो जिस तरीके से डिवीजन करने की कोशिश हुई थी और उन इलाकों में जहां पर वोटर जो है बटे हुए हैं, तो वहां पर तो योगी जी का नाम है, उनके नाम से वोट गया है। बिल्कुल। पश्चिमी चंपारण की जो है अन्य सीटों पर नजर डालते हैं। नरकटियागंज विधानसभा, जहां पर संजय कुमार पांडे और दीपक यादव जो है यहाँ पर जो है टक्कर दिखाई जा रही है, ये किस तरीके की जो है सीट है और यहाँ पर जो जनता है ये मुद्दों के साथ में जो है यहाँ पर बीजेपी की सीट है, यहाँ कोई टक्कर नहीं है, ये एक तरफा वाली सीट है, यहाँ कोई टक्कर नहीं है, यहाँ बीजेपी आराम से यहाँ पे निकल रही है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने रोजगार के नाम पे और बदलाव के नाम पर यहाँ पर सभाएं की थी। और देखिए, तेजस्वी यादव के सभाओं में लोग तो जुटते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी सभाओं में लोग नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो आपको वोट करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने रक्सौल की मैं बात करूं, रक्सौल में जब गया था मैं, तो महागठबंधन के प्रभाव वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में गया था, वहां पर लोग कैमरे पे बात तो कर रहे थे, नहीं हम देंगे वहां, क्योंकि लोगों को ये भी डर होता है ना, देखिए कि आप जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और लोगों को लगता कि अगर मैं कैमरे पे बोल दूंगा जो कि नहीं अब मैं आपको नहीं दे रहा हूं, तो शायद जो है उनको रिटेलिएशन झेलना पड़े बाद में। बीजेपी का विरोध वो कर देंगे, क्योंकि जानते हैं बीजेपी के नेता अगर हम विरोध भी कर देंगे तो आकर के मुझसे बात करेंगे, पूछेंगे समस्या क्या है, क्या दिक्कत है, वो आपके साथ जो है गुंडई पे नहीं उतरेंगे। लेकिन महागठबंधन के नेताओं के साथ ये है कि अगर आपने कह दिया तो फिर आपकी जो है दूसरे दिन जो है फसीहत जो है लाजमी आपको आकर के बेइज्जत करेंगे, आपके साथ मारपीट भी हो सकती है और वो अपना बदला निकालेंगे। इसलिए कैमरे पे बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये जो है मैं महागठबंधन को दे रहा हूं, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद उन्होंने कहा कि हम जंगल राज की वापसी नहीं चाहते हैं। हालांकि आज जो है, आज रिजल्ट का दिन है, आज इस बात का कोई मायने नहीं है, हमारे इस बात से कोई भी वोटों पे कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन जो मैंने फील्ड में जो महसूस किया, मैंने वो चीज मैं अपने दर्शकों से साझा कर रहा हूं कि फील्ड में अंडर करंट जो है, जो मैंने महसूस किया, वो बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन साथ में यह भी है कि कैंडिडेट का चुनाव बीजेपी ने सही नहीं किया। एक जगह नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है बीजेपी की जहां पर प्रत्याशी का भारी विरोध, लोग कह रहे थे नहीं दूंगा वोट और प्रत्याशी को नहीं दूंगा या तो वोट का बहिष्कार करूंगा। लेकिन उन जगहों पे मोदी जी के नाम पे, नीतीश कुमार के नाम पे, योगी जी के नाम पे, अमित शाह के नाम पे लोग कह रहे थे हम ऊपर देख करके वोट दे रहे हैं, नीचे एक प्रत्याशी को देख करके नहीं जा रहे। प्रत्याशी को डर से उन इलाके में प्रत्याशी कैंपेन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनके समर्थक उम्मीदवार के चेहरे पे वोट, पार्टी के सिंबल पे, पार्टी के बड़े नेता के नाम पे जो है वहां पे वोटिंग हुई है। बहुत सारे जगहों पे प्रत्याशी का घोर विरोध है, बावजूद इसके वो जीत के आएंगे। चूंकि इक्वेशन है, तो मुझे लगता है कि पार्टी और संगठन इस बार के चुनाव के बाद से इस पे भी नजर रखेंगे। बिल्कुल। पश्चिमी चंपारण की नरकटियागंज अगर बात की जाए सीट की, लोरिया विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, तो यहां पर अगर बात की जाए जनता की, तो जनता ने, जैसे आपने जो है जमीनी हकीकत को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही धरातल पर जो है नब्ज को टटोलने की कोशिश की, पूरे चुनाव के दौरान जो है तस्वीरें जो है दर्शकों तक पहुंचाई। सर, ऐसे अगर देखा जाए तो युवाओं की तरफ अगर किस तरीके से बात की जा सकती है, युवा जो है इस बार जो है कौन सी उम्मीद को लेकर जो है बाहर निकले, क्या वो रोजगार या फिर नेताओं के वादों को जो है उन्होंने ध्यान में रखते हुए आगे निकलते हुए यहां पर दिखाई? देखिए, बिहार के जो युवा थे, रोजगार समस्या है वहां पे, वहां रोजगार नहीं होने के कारण ही बिहार के युवा जो हैं बड़ी संख्या में कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में वहां जाकर के काम करते हैं और बहुत ही खराब स्थिति में कहें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और छठ और दीपावली में या छठ या होली में ही जो है 2 बार ही मिल पाते हैं अपने परिवार से। इस मुद्दे को प्रशांत किशोर ने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा लोगों के बीच में, इसलिए युवाओं के बीच में प्रशांत किशोर का क्रेज है। लोग प्रशांत किशोर के मुद्दे को और उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं ये मुद्दा तो है यहाँ पे,
लेकिन क्या है, जब वोट देने के लिए जब जाते हैं तो बोलते हैं प्रशांत किशोर ने बातें तो अच्छी की है, लेकिन वो जो है हम उनको वोट देंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, क्योंकि वो जीतते उनको नजर नहीं आ रहे। लोगों का अपना इक्वेशन है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में होता क्या है ना, आप बातें अच्छी अच्छी करें, लेकिन आपके पास जो लीड प्रशांत किशोर की जो सबसे कमजोर नस है ना, वहां पे उनके पास प्रत्याशी जो पॉलिटिकल नहीं है। उन्होंने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी से उठाया, डॉक्टर उठाया, इंजीनियर उठाया, प्रोफेसर उठाया, समाज सेवी को उठाया जिनका नाम था, कुछ ठेकेदारों को दिया, कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को दिया, तो कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है। और वैसे लोगों को वोट दें पॉलिटिकल, चूंकि लोगों का विश्वास नहीं है कि ये लोग जीत पाएंगे, और इसलिए उनके भी जो प्रत्याशी हैं उनको कास्ट के नाम पे ही वोट कर, वो वोट कटवा की श्रेणी में आ गए। अब जैसे दरभंगा की बात कर लीजिए, बीके मिश्रा बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कमिश्नर रहे हुए वहां पे, और दरभंगा में जो भी आप अभी ट्रैफिक का या जो आम एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार आप देख रहे हैं वो बीके मिश्रा जी ने किया था। लेकिन क्या लोग कहते हैं ये ब्राह्मण का वोट तो काट लेगा, जीतेगा नहीं, ये क्या करेगा, मार्जिन को कम करेगा, इसलिए उनको जिताने वाले लोग वहां पर वोट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जी आप पूर्वी चंपारण की अगर बात की जाए, नजर डालते पूर्वी चंपारण जिला जहां पर मोतिहारी विधानसभा है, प्रमोद कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और देव गुप्ता जी यहां से खड़े हुए हैं। अगर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को ध्यान में रखा जाए तो इन क्षेत्र में जो है 69% अबव के आसपास जो है यहाँ पर ये सीट परंपरागत बीजेपी की सीट है, लेकिन यहाँ जो प्रमोद कुमार 7वीं बार लड़ रहे हैं चुनाव। यहाँ पे प्रमोद कुमार के खिलाफ जबरदस्त लोगों का गुस्सा है, और वो चाह रहे थे कि हम प्रमोद कुमार अगर प्रत्याशी बदलता तो वो बीजेपी क्लीन कर रही थी यहाँ पे, लेकिन चूंकि प्रत्याशी यहाँ पर वही है, उनका विरोध जबरदस्त है। और यहाँ पर जो जनसुराज पार्टी है, जनसुराज के ने भी यहाँ पर नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रत्याशी यहाँ पे दिया, तो इसकी वजह से प्रमोद कुमार यहाँ फंसे हुए हैं। और हाँ, यहाँ फाइट में मुझे लग रहा है कि वो हार भी सकते हैं प्रमोद कुमार, क्योंकि यहाँ पर लोगों आखिरी दिन तक जो है मैंने देखा था कि यहाँ पर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। और आखिरी दिन मान लीजिए मोदी के नाम पे, जो नीतीश कुमार और मोदी के नाम पे अगर वोट पड़ गया हो इनको, तो पड़ गया, इनके नाम पे तो मुझे नहीं लगता है कि वोट करेंगे जनता। इनके अपने वोटर जो बीजेपी के कोर वोटर है ना, वो इनका विरोध कर रहे थे, इनको टिकट देना मुझे लगता है कि संगठन को दोबारा जो है इस पे सोचना चाहिए था। अब पता नहीं ये चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन ये चीज सीट विधानसभा जहां पर जो है काराकाट से देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काराकाट विधानसभा में हाँ बिल्कुल, काराकाट से मुझे लग रहा है कि कुशवाहा की पार्टी को वहां से मिला है। शकुंतला जो है, जो उनकी जो कुशवाहा की जो पत्नी है, वो शायद वहां पर लड़ी, तो वो सीट जीत रही, वो काराकाट एक तरफा जो है वहां पर, क्योंकि वहां देखिए सीपीएम को सीट मिला, वहां लेफ्ट पार्टी को दिया है। तो आरजेडी ने भी कहा ना कि सारे विनिंग जो सीट थे ना, वो विनिंग सीट को अपने खाते में रखा है, जहां पर फाइट थी वो सीट अपने एलाइज को दिया है। तो ये लेफ्ट जो है, लेफ्ट को फायदा केवल बेगूसराय जिला में जो है वहां पर कुछ सीटें मिलेंगी, एक सीटें हो सकता है वहां पर बेगूसराय जिला में उनको मिले, अदरवाइज बाकी जगहों पे जो है वो फाइट में नहीं है। ये काराकाट की सीट तो पूरी तरीके से जो है आप एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस बार जो है लोग ये नहीं चाहते कि जो है इस बार जो है पहले जैसा जंगल राज वहां पर कायम हो, इस सुशासन की तरफ जो है प्रेरित होना चाहते हैं, वो जो पहले बिहार को जो है भुलाना चाहते हुए अग्रसर होना चाहते हैं, विकास के प्रगति पर निरंतर चलना चाहते हैं। क्या उसी की बड़ी जो है वजह सासाराम विधानसभा की अगर बात की जाए? देखिए सासाराम में इनको मिला है, वो आप कहें कुशवाहा की पार्टी जो है एनडीए की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को वहां पर मिला है, और वो अच्छा है। लेकिन जो सीटें मैं फाइट में कह करके मैं कर रहा हूँ एनडीए आ रही थी, उसमें सासाराम में भी फाइट है। यहाँ पर आरजेडी का, चूंकि पुराने जो पिछला जो विधायक है वो आरजेडी का है यहाँ पे, तो यहाँ पर फाइट में है और यहाँ पर मुश्किल है। जो मैं 2 सीटें मैं कह रहा था कि एक रोहतास वाली सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा की फंसी हुई लग रही है, और इसमें मुझे लग रहा है कि सासाराम से आरजेडी को शायद यहां से जीत मिले, क्योंकि बहुत टाइट फाइट में एज जो है यहां पर महागठबंधन को है। जी, अगर जो है यहां पर कुल सीटों पर नजर डालें तो सर 243 से 147 के रुझान जो है स्क्रीन पर है, जहां पर बीजेपी 47 और जेडीयू 34 पर यहां पर दिखाई दे रही है, और जेपीआर 2 सीटों पर, और एनडीए की टोटल जो बात की जाए तो 84 के साथ में, और महागठबंधन 57 के साथ लीड करता हुआ शुरुआती रुझानों में यहां पर दिखाई दे रहा है। इस डेटा को अगर आप देखें तो इस डेटा में सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी दूसरी लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, 47 पे जेडीयू और आरजेडी 45 पे। इस पे मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि अभी तो शुरुआती रुझान, अभी पहला टेबल जो है वो खुला होगा, देखिए 8:50 हो रहा है समय, और ये ईवीएम अभी शुरू हुई होगी, और इतना ज्यादा लीड मुझे नहीं लगता कि जो उनको मिल रहा होगा। तो ये शुरुआती रुझान, इसलिए मैं इस डेटा के आधार पर कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकता। ये शुरुआती रुझान है एनडीए में, और ये पोस्टल बैलेट खत्म होकर के ईवीएम का
मेरे ख्याल से अभी ईवीएम की शुरू हुई कि पहले ईवीएम का भी रिजल्ट आया नहीं होगा। तो ये किस आधार पे दिया जा रहा है डेटा, सब दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप दे रहे हैं। जहां भी आप जाएंगे यही डेटा आपको मिलेगा। तो लोग कुछ ज्यादा उत्साहित होते हैं, इस तरीके का डेटा डालते हैं क्योंकि लोगों को पसंद है। पहले इसमें भी अप एंड डाउन ये सारे आंकड़े आपको 11 बजे के बाद से आपको बदल जाएंगे। ये आंकड़े अपने तरीके से लोगों को रोकने के लिए लोग देते हैं, जो लोग ये लीड है। अरवल विधानसभा सर एक बार जो है अगर नजर डालते हैं, मनोज कुमार यहाँ पर और महानंद सिंह यहाँ अरवल विधानसभा की। अरवल लेफ्ट से प्रभावित इलाका, ये नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में और झारखंड में और बिहार में जो नक्सल का इलाका है उसको खत्म करने की जो मुहिम केंद्र सरकार ने चलाई थी, खासतौर पे अमित शाह जी ने चलाई थी, उसका यहाँ पे असर है। और लोग जो यहाँ पर नक्सलियों के डर से जब वापस आए हैं तो वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको नक्सल जो है एक तरीके से कहें तो नक्सल की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला, उनकी जानकारी रखने वाला कोई नेता ही नहीं है वहां पे। अगर आप पूछेंगे किसी भी नक्सली को, अभी भी जो कोई नक्सली गिरफ्तार होता है तो उससे अगर आप पूछ लें जो कि आपने बंदूक क्यों उठाई और आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो विनोद मिश्र की मौत के बाद या उनकी हत्या के बाद जो है कोई भी बिहार में नक्सल नेता ऐसा नहीं है जिसको अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी पता हो। सब के सब जो है वो परंपरा को केवल वो लेवी वसूलना, एक तरीके से कहें जो गुंडई करना और रंगदारी वसूलना, और रंगदारी वसूल करके अपना प्रॉपर्टी अपनी खड़ी करना, अपना व्यापार करना, वही चीज वहां पे रह गया। और वैसे लोगों से नक्सलियों को जब खत्म किया गया, गिरफ्तार किया गया या मार दिया गया, तो जो ग्रामीण उनसे प्रभावित थे, जिनसे वो लेवी वसूलते थे, जिन ठेकेदार को डरा करके वो वसूली करते थे, वो सब के सब जो है मुख्य धारा में वापस आए हैं और वो जो है बीजेपी को वोट करें। इसलिए ये जो सीट है ना, जो अरवल जिला से जो है कुर्ता विधानसभा की अगर बात की जाए, पप्पू कुमार वर्मा और यहाँ पर जो है कुमार कृष्ण मैदान में है। और ऐसे में जो है अरवल जिला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके की दिखाई दे रही है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हॉट सीट की अगर बात की जाए तो हॉट सीटों पर किस तरीके से जमीनी स्थिति दिखाई दे रही है, चूंकि आपने जमीन पर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है मतदाताओं की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है, जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो हॉट सीट पर किस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई दी या फेवर में जो है यहाँ पर ज्यादातर? नहीं, मुझे एंटी इनकम्बेंसी कहीं पे नहीं दिखी। लोगों की नाराजगी जो है वो सरकार के प्रति नहीं थी, लोगों की नाराजगी विधायकों के प्रति थी। यानी सरकार के प्रति नीतीश कुमार के समर्थन में जितने लोगों को, खासतौर पे महिलाएं तो बिल्कुल कहें जो जान न्यौछावर करती हैं नीतीश कुमार, क्योंकि महिलाओं को जितना कुछ नीतीश कुमार ने दिया इससे पहले कोई नहीं दिया। महिलाओं के नाम पे लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा महिलाओं के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया बिहार में, अगर आप पूरा उठा के देख लें पूरा इतिहास उनका। लेकिन नीतीश कुमार 2005 में आते के साथ ही 50% आरक्षण जो है लोकल बॉडी चुनाव में महिलाओं को दे दिया। उसके बाद अभी का जो डिसीजन है नीतीश कुमार का, उन्होंने इनको महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। इसके अलावा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए अभी डाले। शराबबंदी का जो फैसला है, शराबबंदी का फैसला खासतौर पे महिलाओं के लिए है, क्योंकि शराबबंदी से सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो महिलाओं को हुआ है। क्योंकि जो वहां का लोग अभी कहते हैं, विपक्ष कहते हैं नहीं शराबबंदी का कोई असर नहीं है, शराब तो अभी भी मिल रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। होम डिलीवरी हो रही है शराब की, ये सरकार का फेल्योर है। सरकार जो है शराबबंदी को रोक नहीं पा रहा है और शराबबंदी के कारण वहां के जो स्थानीय थानेदार हैं, जो स्थानीय पुलिस है, सब कोई ब्लैक में शराब बेच रहा है। इसकी मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। बच्चा बिहार में आप जाएंगे तो जानता है, वो आपको बोलेगा अगर आपको शराब चाहिए तो आपको घर में पहुंचा देंगे, आप पैसे निकालने को तैयार रहिए। तो वो चीज शराबबंदी उस हिसाब से फेल है। लेकिन शराब क्या हुआ है, जो कीमतें हैं वो 3 गुना 4 गुना लिया जा रहा है, और वो कीमत जो है जिस वर्ग को टारगेट करके शराबबंदी की गई थी वो वर्ग शराब नहीं पी रहा है। और नहीं पर जो 100 रुपए कमाता था और 100 के 100 रुपए पी जाता था वो, और घर में कोई नहीं देता था, घर में आर्थिक स्थिति खराब होती थी और उसका खामियाजा घर की महिलाओं को भुगतना पड़ता था। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को खिलाना और घर को चलाना महिलाओं को पड़ता था। तो वो जो फैसला हुआ है वो 100 रुपया अब घर में आ रहा है। वो जो शराब पीता था घर का मुखिया, वो भी खुश, क्योंकि उनके परिवार बढ़ रहे हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे परिवार को गौरव जानता हूं जो शराबबंदी के से पहले जो है वो
बिल्कुल कहिए, जो उनके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि भीख मांगने वाली नौबत थी, लेकिन शराबबंदी के बाद जो है उनके घर में खुशहाली आई है और उनके बच्चे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर जो है एक वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, लेकिन ब्रेक से पहले जो है 152 243 में से जो शुरुआती रुझान है वो आपके स्क्रीन पर है, जहां पर बीजेपी 49, जेडीयू 35 के साथ और आरजेडी 46 के साथ आंकड़ों पर जो है यहाँ पर शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। एनडीए की कुल यहाँ पर नंबर से बात की जाए 87 और महागठबंधन 59। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और फौरन हाजिर होते हैं बिहार केरल में तमाम सारी अपडेट के साथ में, तमाम सारे पहलू। ब्रेक तो लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी पटना। बिल्कुल। पे